सो अगर इसका पीवाई की ओपन करूं मैं, तो ओपन होगा इसमें नहीं होगा, पता नहीं इसका क्या सिस्टम है। तो ये किसका था, ये था ना, यही वाला पेपर है। अब ये ओपन इसमें होगा, ये देखना पड़ेगा मुझे। तो इसका ना पता नहीं क्या क्या सिस्टम है। चलो, तो ये आ गया आपका क्यू, ये जो है देखो यहाँ पे दिख रहा होगा QMA 2024, मतलब लगता है कि ये क्या सैंपल पेपर है, ये सैंपल है ना, तो ये सैंपल पेपर है 2024 एग्जाम के लिए। आई थिंक हाँ आज यही पढ़ रहे थे इसके अब से इसमें कि सर इसका सर 2 सेमेस्टर फर्स्ट 2 सेमेस्टर बेंगलुरु में ऑफर किया जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर हैदराबाद। जी जी दो डिफरेंट लोकेशन पे। हाँ, ये उन्होंने लिख रखा है यहाँ पे कैसा है। सर इसका PYQ यही है, सैंपल पेपर 2024 PYQ है 2023 का। अच्छा 2023 का PY 24 के नाम से अपलोड किया है, ओके। मतलब ये लिख रहा है 24 का सैंपल पेपर, मतलब 2023 का पेपर है एक्चुअली ये। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओके, तो ये जो MS QMS 2023 का ये PYQ ही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर है, ओके। चलो ठीक है, तो ये ऑलरेडी वेबसाइट पे है, आप लोग एक चाहो तो डाउनलोड करके एक जगह ग्रुप में 1 बाय 1 भेज सकते हो, ताकि बाकी लोगों का भी हो जाएगा, या मैं ड्राइव में फोल्डर बना दूंगा डाउनलोड करके, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसको कर दूंगा। तो इसका अगर पेपर देख ले, चलो मान लो यही से स्टार्ट करते हैं हम अभी। सो बाकी लोग अभी हम शेड्यूल कल मैं ग्रुप में शाम को भेज दूंगा। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ISI में एक बार मैं कंफर्म करता हूँ पिछले साल के बच्चों से, अगर ISI 2 डिफरेंट MStats या M MStats या MSQMS है, अगर तीनों का एक ही टाइम पे एक ही दिन में एग्जाम है, फिर तो आपको एक ही में अप्लाई करना है, क्योंकि 3 में अप्लाई क्यों पैसे फंसाओगे। तो पहले तो ये, और जैसे इन्होंने बताया कुछ लोगों ने कि MStats का लास्ट टाइम सेम टाइम पे था, तो QMS का भी कुछ लोगों ने बताया कि सेम टाइम पे था। तो अगर MStats और MSQMS इन तीनों प्रोग्राम का अगर सेम टाइम पे है, तो फिर एक ही अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख लो आपको किस में इंटरेस्ट है, या आपके कॉन्फिडेंस क्या कहता है, किस एग्जाम में आप जाना चाहते हो, किस एग्जाम में आपको कैपेबिलिटी लगती है, निकाल सकते हो। ये चीजें है ना, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करना होता है। तो आप देख लो एक चीज डिसाइड करके उसके हिसाब से एडमिशन लो। और ISI से पढ़ना है कि अच्छी बात है, वहां जाओगे तो आगे बहुत स्कोप्स हैं लाइफ में, है ना। जरूरी नहीं कि मतलब ये MStats करेंगे वही होगा, तो जो भी जिनको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसके हिसाब से आगे बढ़ो, हर फील्ड में आगे बहुत स्कोप है, ठीक है ना। तो एक बार देखो इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करके बताओ, कोई अगर तुम बताना चाहो इसमें। देख तो ये कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल, थर्टी क्वेश्चन, ये MCQ हो गया आपके, है ना। सो टोटल 30 क्वेश्चन है ये। तो पहले तो मैं बताऊंगा, तुम लोग ट्राई करके आना, मैं पहले प्लान बता दूंगा, तुम ट्राई करके आना, फिर पूछना डाउट। चलो यहाँ से देखते हैं एक बार, किसी ने सॉल्व किया ये पेपर, बताओ इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। यस सर। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करूं, हाँ इसको मैं समेशन में क्या लिख सकता हूं, क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं 1/n k की पावर 99 k अपॉन n की पावर 99 और n फ्रॉम 1 टू सॉरी k फ्रॉम 1 टू n, इज इट। क्या ऐसा लिख पाएंगे हम, यस और नो, चेक करो। समझ आ रहा पहला क्वेश्चन। तो अभी बाकी लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग। तो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आज, जो कि इसने कहा कि इसी का डिस्कस कर लेते हैं, तो अभी जो मैं PYQ डिस्कस कर रहा हूं 2024, यहाँ पे लिखा है वेबसाइट पे सैंपल पेपर, मतलब 2023 का पेपर है। तो आज मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ 8 बजे तक। तो कल से मैं एक प्रॉपर शेड्यूल पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, तो उसके हिसाब से 3-3 दिन क्लास, मतलब सॉरी 2-2 दिन क्लास होगी ईच पेपर की। 2 दिन MSc डेटा साइंस CMI वाली, 2 दिन ISI MStats की, और 2 दिन होगी इसकी ISI MSQMS की। ये 3 के पैरेलली क्लास चलेंगे, ठीक है। तो एक दिन सप्ताह में 6 दिन है, 2-2 दिन क्लास चलेंगे वीक में। जिनका जो प्रोग्राम में इंटरेस्ट है उसी का क्लास अटेंड करो, उसी की तैयारी करो। बाकी 2 दिन
अपनी तैयारी खुद से करो। मतलब सप्ताह में टोटल कितने क्लासेस हैं, 6 डेज क्लासेस हैं अभी शेड्यूल के हिसाब से। तो आपको सिर्फ 2 दिन अटेंड करना है जिस भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है। अगर CMI और ISI दोनों का है तो देख लो 4 दिन जो सुटेबल है उसमें अटेंड करो क्लास। बाकी दिन अपना तैयारी करो, तैयारी खुद से करो, ढंग से PYQ देखो, अपना स्ट्रेंथ पहचानो, वीकनेस पहचानो, उस पर वर्क करो। ये है जो वीकनेस है उस पर शुरू में वीकनेस पे काम करो, क्योंकि एंड टाइम पे अब कुछ लोग पहले CMI के सॉरी अभी CUET का एग्जाम था, एक दिन पहले मुझसे बोल रहे हैं सर वो डिस्ट्रीब्यूशन में पता नहीं चल रहा कि कब का स्कोर बनता है कब वो बनता है, तो एक दिन पहले कैसे मैं पढ़ा सकता हूँ। तो जो वीकनेस है उस पर अभी काम करना शुरू करो, स्ट्रेंथ पे बाद में रिवाइज करके आप और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो एंड टाइम पे। तो लास्ट के 3-4-5 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, तो नई चीजें नहीं पढ़ सकते। अभी आप नई चीजें पढ़ सकते हो, तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हो वो सब चीजें पढ़ना जो सिलेबस में है और आपको बिल्कुल नहीं आता है। यू स्टार्ट विद दोज थिंग्स। PYQ सॉल्व करके आपको ये आइडिया लगेगा क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जो नहीं आता पहले वहां से शुरू करो, कुछ दिन उस पर वर्क करो, सीखो, फिर PYQ पे आओ, समहाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करो, जो चीजें नहीं आती उसको सीखो, फिर PYQ पे आओ। ये है, एक बार सिलेबस कवर हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, तो जो JEE मेंस एडवांस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं मेंस एडवांस के ही क्वेश्चंस कर लो, या जो बुक्स कुछ लोग रिकमेंड कर रहे हैं सिलेबस में है उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। सो आपके जो दिमाग कहता है, आपका जो इंस्टिंक्ट करता है उसको फॉलो करो, ये दुनिया क्या कर रही कैसे कर रही आप अपने हिसाब से चलो, ठीक है। ये हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो लोग इस कोर्स से इंटरेस्टेड है MS QMS ISI, उसका मैं PYQ डिस्कस कर रहा हूँ 2023 वाला, ठीक है। चलिए तो बताओ जिसका आंसर बताओ, जिनको समझ आ गया बताओ, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि ये जो लिमिट है दिस कन्वर्जेस टू x की पावर 99 dx 0 to 1, ठीक, क्योंकि एक n बाहर कर लिया, पावर 99 100 था, एक n मैंने बाहर कर लिया। अब ये ऊपर समेशन है k फ्रॉम 1 to n अपॉन है, तो मैंने फिक्स कर दिया इसको 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n बाद में n अपॉन n। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और लिमिट लगा दिया तो 0 to 1 ये आ गया। अब यहाँ से इजीली सॉल्व कर लो, x की पावर 100 अपॉन 100 0 से 1, सो 1/100, सो b। इजी है। जो लोग एग्जाम में मैथ पढ़े उस समय पढ़े, हालांकि ये इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम का कॉन्सेप्ट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। चलिए सेकंड में ट्राई करते हैं। बोल रहा है कि 1/a 1/c 1/a माइनस b 1/c माइनस b, क्या कितने वेरिएबल है a b c 3 है, ये 0 हो रहा है और b इक्वल नहीं है a प्लस c के। तो इसका मतलब ये हो गया then which of the following is true। ABC GP में है, HP में है, AP में है या किसी में भी नहीं है, बताइए। कैसे टेबल को इस तरह क्वेश्चन 11 12 में आपको मिल जाएंगे, JEE में मिल जाएंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। सो एक तो तरीका है कि ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हो, जनरल टर्म डिसाइड करना आता है। किसी ने ट्राई किया है बताओ, ये किसी का आंसर आया हो। HP में कैसे? तो हमने 1/a प्लस 1/c माइनस b को साथ ले लिया और 1/b प्लस a माइनस b को साथ ले लिया। बेसिकली ABC को कॉम्बिनेशन को साथ लेके इक्वेट कर रहा है, एक कॉमन टर्म बन जाएगी a माइनस b प्लस c की। अभी कह रहे हो इसको एक साथ रखे और इसको एक साथ रखे। यस सर। अच्छा फिर क्या होगा? उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका न्यूमरेटर तो सेम हो जाएगा a माइनस b प्लस c। हाँ और लास्ट में मतलब बस इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू के उधर ले जाना है तो वो कट जाएगा और फिर वो HP बन जाएगा। तो मतलब ये कह रहे हैं 1/a प्लस 1/a माइनस b इज इक्वल टू, अगर उस तरफ मैं ले जाता हूँ चलो मान लो माइनस के साथ, तो 1/c प्लस 1/c माइनस b। आप इसका एलसीएम लेंगे थे आगे a माइनस b प्लस a, तो यहाँ तो वो बन जाएगा 2a माइनस b बनेगा ना अपॉन a इंटू a माइनस b, और यहाँ क्या बनेगा
यहाँ तो 2c माइनस बी बनेगा अपॉन c इंटू सी माइनस बी, ये भी माइनस में है, फिर इक्वल तो नहीं बना, चेक कीजिए। फर्स्ट और फोर्थ का कॉम्बिनेशन और सेकंड और थर्ड का। फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। अच्छा देखो इस तरह से हो जाएगा, या तो कई सारे अप्रोच हैं, देखो इस तरह क्वेश्चन में बहुत सारे अप्रोच हैं, तो एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप कोई सुटेबल नंबर ढूंढ लो, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछूं कि कोई एबीसी का सुटेबल नंबर ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है हिडन ट्रायल से, अगर इजीली ढूंढ पाए तो भी काम हो जाएगा, नहीं तो डिफिकल्ट है फिर तो मुश्किल होगा। सो चलो सॉल्व करें, सो करके देखो। तो फर्स्ट फोर्थ को एक साथ लो, ठीक है, और सेकंड थर्ड को एक साथ लो, फिर देखो क्या होता है। तो यहाँ से 1 अपॉन ए और c माइनस बी को, चलो a इंटू सी माइनस बी, तो यहाँ जाएगा c माइनस बी प्लस ए, ये आएगा। और अगर इसको मैं राइट में ले आता हूँ, इन दोनों को राइट में ले आता हूँ, तो माइनस में, तो यहाँ बनेगा a माइनस बी प्लस सी, और अपॉन में यही चीज रहेगी c इंटू ए माइनस बी। अच्छा हाँ, तो अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। सो अब ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर, देन बचा क्या, तो यहाँ से आपके पास ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 अपॉन ए इंटू, या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो उधर सॉल्व करता हूँ, नहीं रुको, तो इसको उधर बुलाते हैं स्मार्ट बोर्ड, सो खाली है ना। चलो देखो, तो यहाँ जैसे क्या कहा इन्होंने कि 1 बाई ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस बी एक साथ रखो, और यहाँ पे 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी एक साथ रखो। इसका आप एलसीएम ले लो, a इंटू सी माइनस बी, और यहाँ से आ गया c माइनस बी प्लस ए, प्लस में c इंटू ए माइनस बी, और यहाँ से a माइनस बी प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे ये होगा कि आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से उसने देखो, अब यहाँ अगर कॉमन निकालोगे तो क्या आता, a प्लस सी माइनस बी ब्रैकेट में 1 अपॉन ए इंटू सी माइनस बी प्लस 1 अपॉन सी इंटू ए माइनस बी इज 0। और क्वेश्चन में लिख रखा है कि b कैन नॉट बी इक्वल टू a प्लस सी, सो क्वेश्चन में गिवन है दिस इज अ नॉन जीरो नंबर, है ना, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो यहाँ ध्यान दो, ये सब जो कंडीशंस होते हैं इसका यूज होता है ना, आपको समझना है। तो लिखा है b इज नॉट इक्वल टू a प्लस सी, सो इसका मतलब है दिस इज अ नॉन जीरो नंबर, इसको राइट में भेज सकते हो। अगर जीरो है तो नहीं भेज सकते थे आप, पूरा जीरो हो जाता, तो दिस इज अ नॉन जीरो नंबर, जीरो अपॉन दिस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1 अपॉन ए इंटू सी माइनस बी प्लस 1 अपॉन सी इंटू a माइनस बी बराबर 0, यही है, क्योंकि वो राइट साइड में चला गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्रॉस वो कर सकते हो आप, इसको इधर बुला लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या ओपन कर लो, है ना, तो इसको इधर बुला के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, पहले इसको इधर बुला लो, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, c टाइम a माइनस बी माइनस a टाइम c माइनस बी, इस तरीके से ये हो गया ac माइनस bc, यहाँ से आ गया माइनस ac प्लस ab। अब यहाँ से क्या होगा, इसको ठीक से लिखो, तो यहाँ कॉमन दो टर्म कॉमन क्या है ac, तो यहाँ आ गया 2ac बराबर ab प्लस bc। अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देता हूँ a इंटू बी इंटू सी, abc से, तो बनेगा 2 इंटू 1 बाई बी बराबर 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए। अब बताओ इसका क्या मीनिंग है, दिस इंप्लाइज व्हाट, हाँ, तो 3 नंबर ए बी सी एच पी में कब होता है, मैं कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली। सो ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ,
सर इनका रेसिप्रोकल एपी में होता है तो यस करेक्ट। सो फर्दर इफ एंड ओनली इफ दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी, अब ये तीन नंबर एपी में कब होते हैं? 2b is equals to मतलब 2 into 1 upon b is equals to 1 upon a plus 1 upon b। यस, सो बीच वाले का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल है। सो 2 into 1 upon b 1 upon a plus 1 upon c, और यही चीज हमारे पास आ चुका है। सो मीनिंग ऑफ दिस इज, इसका मतलब ये इफ एंड ओनली इफ है, तो दिस इंप्लाइज दिस थिंग्स। ओके, सो है ना, जिन लोगों को नहीं पता है, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। सो यहां से ये पता चल गया कि ए बी सी आर इन एच पी, सो ये आ गया, तो यहां से आपका ए बी सी एच पी में आ गया। ओके, सो हमने भी दो क्वेश्चन डिस्कस किए, एक तो लिमिट एज अ सम पे था और दूसरा इस पे था एपीजीपी एचपी पे, ना ये सॉल्व करने 100 आया, इसका आपका ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू अप्रोच, स्टार्ट कैसे करोगे सॉल्यूशन, ये जरूरी है। देखो ए बी बराबर 2a प्लस 3b, नहीं ये रह गया। सो इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ए बी सी डिफरेंट है, पॉजिटिव भी है, डिस्टिंक्ट है, पॉजिटिव है, रेशनल नंबर्स हैं, एंड दे आर इन एपी। अब बोल दिया ए बी सी क्या है, एपी में है, तो मतलब मुझे बता दिया कि 2b बराबर a प्लस c है, राइट। So these three numbers are in AP. Then the roots of equation this are क्या होगा, इनके रूट्स के बारे में क्या बोल सकते हो, बोलो। How will you approach, तो यही सीखना है आपको, how will you approach। ये नहीं सॉल्यूशन देख के समझना आसान है, लेकिन एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं होता ना, ये तो हमारी प्रॉब्लम है। So we have to approach without looking solution। Yes बताइए श्रिया। इसका डिस्क्रिमिनेंट यूज करके मतलब इससे चेक कर सकता है। ठीक है, छोड़ो, मुझे ये बताओ, मुझे तीन डिफरेंट पॉजिटिव रेशनल नंबर बताओ जो इसको फॉलो करता हो। यू टेल मी 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉलोइंग दिस। 1 2 3, यस और नो, ठीक है ना। Yes। इसने कहा तीन, देखो ए बी सी और एन के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। अगर ये हर रैशनल पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट के इक्वल है तो इसके लिए भी सेम आंसर आएगा। तो दिस इज द स्पेशल केस में बात कर रहा हूं, है ना। तो मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूं टू डिस्कार्ड ऑप्शंस। सो मैंने तीन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर लिए, तीन है, डिस्टिंक्ट है, पॉजिटिव भी है, रेशनल भी है। ओके, तो अब मेरा इक्वेशन बन गया यहां से x² + 2x + 3 = 0। अब बताओ इसका रूट्स तो सब लोग निकाल सकते हैं, रूट्स निकालता हूं। x बराबर -2 प्लस माइनस बताओ कितना होगा, b² - 4ac, हाँ 4 - 12 मतलब 12 - 12 सॉरी 4 - 12 -8, तो √8 आयोटा बाई 2a। अब बताओ कौन कौन सा ऑप्शन आउट हो गया। देखो हमें ये देखना कौन सा टिक होगा, एग्जांपल जब लेते हैं तो ये देखना है कौन सा ऑप्शन आउट हो गया। तो इसको देख के क्या क्या लग रहा है, बोल रहा है रेशनल और अनइक्वल है, गलत। रेशनल इक्वल है, ये भी गलत। इमेजिनरी है, इरेशनल है, ये भी गलत। खत्म, क्यों एबीसी के चक्कर में पड़ना है। तो जब इस तरह के वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन हो, यू चूज एग्जांपल, ठीक है ना। इसने कहा एबीसी तीन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ए बी सी, अब वो एपी में है तो 1 2 3 एपी में है, कॉमन डिफरेंस 1 का है। अब देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो मैंने एबीसी रख दिया, ये मेरा इक्वेशन आ गया। इसका रूट्स ये है, -b तो रूट है ना, तो ये b² - 4ac, 4 - 12 -8, -8 का रूट √8 आयोटा, तो ये इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी सिर्फ एक जगह है, तो बाकी सारे आउट हो गए। दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, दैट्स ऑल। कह रहा है कि AB इज 2a + 3b, ठीक। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो ये ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन हो गया, है ना। दिस क्वेश्चन इज लाइक, मैं इसको ठीक से लिखता हूं, देखो मतलब इसको रीफ्रेम करता हूं तो आपको समझ आएगा। ये वही ऑप्टिमाइजेशन LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, समझो। और ये बहुत इजी पेपर है, मतलब स्पेशली ये पेपर तो काफी इजी है। एक बार ढंग से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर, मतलब पहले PYQ कर लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो,
फिर JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के इस टॉपिक से रिलेटेड। तुम्हारा लेवल इस एग्जाम से बहुत ऊपर चला जाएगा अगर मेंस एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो। क्योंकि मैं 11 12 और मेंस एडवांस बहुत साल पढ़ाया हूँ, मतलब 2012 में शुरू किया था और 2019 तक, जब तक मैं दिल्ली में था तब तक मैं 11 12 IIT JEE पढ़ाया पिछले 7 साल, है ना। उसके बाद 2016 में जैम मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया था कैरियर एंडेवर में। 16 से 19 में JEE और जैम मैथ दोनों चल रहा था। देन 19 में फाइनली जब मैं बॉम्बे गया तो जैम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना शुरू किया। 2019 से अभी तक जैम और गेट स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से है। तो ये सब मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं बहुत साल पढ़ाया हूँ। तो भूल गया अलग बात है कुछ सालों से, बट फिर से आ जाएगा याद, ये है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए बी इज 2a + 3b, है ना। तो बोल रखा है क्वेश्चन ये ऐसा बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिमाइज a into b subject to ab is equal to 2a + 3b। एक्चुअली ये क्वेश्चन है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ a into b की सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या करना चाहोगे बोलो तो तुम लोग बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। सर AB को ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान के, मतलब जैसे z मान के 2a + 3, बट सर इसमें तो कंस्ट्रेंट्स ही नहीं दे रहे। किसमें? मतलब सर ये सिर्फ नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है, a > 0, b > 0। हाँ इसके अलावा कोई स्ट्रेट लाइन कुछ भी नहीं है जिससे हम सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक। हाँ तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है एक्चुअली, a into b इज अ नॉन लीनियर टर्म। तो जो आपने क्लास 12 में पढ़े थे लीनियर प्रॉब्लम, वहाँ सारे लीनियर कांस्टेंट्स होते थे। अब ये नॉन लीनियर कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड पढ़ा होगा, यू कैन अप्लाई दैट। एक मेथड वो है, उससे भी शॉर्टकट है, वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो इसको। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या आप निकाल सकते हो a या b की वैल्यू। चलो b की वैल्यू निकाल के बताओ, एक्सक्लूसिव वैल्यू ऑफ b इन टर्म्स ऑफ a ओनली। क्या निकाल पाएंगे बताइए, क्या इज इट? इसको यहां रख दो तो क्या बन गया अब ये, सो दिस इज योर g ऑफ a या f ऑफ a। तो क्या किया, यहां से b की वैल्यू निकाली, यहां पुट कर दिया। सो अब मेरा फंक्शन है ga, सो g ऑफ a या f ऑफ a बोल दो। सो 2a² अपॉन a - 3, जहां पे a हमारा पॉजिटिव है। अब यहाँ प्रॉब्लम बस 0 के साथ है, सॉरी 3 के साथ है, क्योंकि 3 हुआ तो क्या होगा, है ना। a अगर 3 होगा तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3b, 3b खत्म तो 6 बराबर, अच्छा a 3 नहीं हो सकता क्योंकि हमारा 3 रख दिया मैंने, तो ये 6 हो जाएगा। ये 3b, ये 3b, 3 6 बराबर 0, दैट्स व्हाई कैन नॉट बी 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बता रखा है a इज पॉजिटिव टाइप का। अब बताओ क्या आप इस फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हो? सो कैलकुलस, सिंपल कैलकुलस मेथड हो गया ना ये तो। सो कैन वी मिनिमाइज दिस फंक्शन, वन वेरिएबल फंक्शन? सिंपल डिफरेंशिएट करिए, डेरिवेटिव 0 पुट कीजिए। तो यह वन वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। अभी सर b को भी इसी तरह मिनिमाइज करेंगे सर? नहीं, b को क्यों मिनिमाइज करेंगे? क्वेश्चन क्या था? मिनिमम वैल्यू ऑफ a भी पूछा, a into b, तो मैंने क्या निकाला है ये a into b निकाला है b। a into b किया ना मैंने, और b की वैल्यू लिख दिया। तो a into b ही तो है, ga is a into b। मैंने a into b को एज अ फंक्शन ऑफ a लिख दिया एक्चुअली। ठीक है, तो a into b को एज अ फंक्शन ऑफ a लिख दिया। तो g डैश a कितना होगा बताओ। सो यहाँ आ गया a - 3 होल स्क्वायर, 4a into a - 3 प्लस, सॉरी माइनस, अब क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव 1, सो 2a² एज इट इज, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव 1। सिंप्लीफाई करो इसको। सो यहां से आ गया g डैश a इज इक्वल टू 4a² - 12a - 2a²
अपॉन a माइनस 3 होल स्क्वायर। चेक करना कैलकुलेशन में मिस्टेक करूं तो बताना। सो फाइनली दिस इज 10a स्क्वायर, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, 4 माइनस 2 2a स्क्वायर माइनस 12a अपॉन a माइनस 3 होल स्क्वायर। अब अगर इसको जीरो पुट करता हूं तो क्या होगा, g डैश a को जीरो पुट करता हूं तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2a स्क्वायर माइनस 12a जीरो होगा, 0 and 6. सो 0 एंड 6, a बराबर 0 एंड 6। और चूंकि 3 इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है, क्यों क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हालांकि इस फंक्शन के डोमेन में ही 3 नहीं है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वहां नहीं आ सकता है ना, क्योंकि हमने तो ऐसा लिया कि यहाँ a तो 3 हो नहीं सकता ना, क्योंकि a अगर 3 हुआ तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। एनीवे तो हमें सोचना पड़ेगा। तो आगे मैं क्या करता हूँ, साइन स्कीम लगाता हूँ। देखो कुछ पूछना है किसी को, तो 0 6 बताओ। अच्छा मुझे 0 तो क्रिटिकल पॉइंट में ही नहीं है ना, 0 भी डोमेन में नहीं है, तो मुझे किस पॉइंट पे सिर्फ बात करनी है, 6 पे, ठीक है ना, क्योंकि 3 पे ये फंक्शन इंफिनिटी की तरफ चली जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू 6 पे क्या आएगी बताओ, व्हाट इज द g ऑफ 6, g6। इस फंक्शन में एक को हटा के 6 रखो, बताओ क्या आंसर आया। ट्वेंटी फोर, चेक करो भाई, Yes, sir. आंसर इज 24। तो ये एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन है, ऑपरेशन रिसर्च में यही सब पढ़ना वहां। तो मुझे इस a इंटू बी को मिनिमाइज करना था सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन से b निकल गया, b को वापस रख दिया तो a इंटू बी ही इसके इक्वल आ गया, ये a इंटू बी ही तो है, तो ये हो गया। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है अब ओवर दिस डोमेन, तो मिनिमाइज किया, डबल निकाला, जीरो पुट किया, जीरो तो डोमेन में ही नहीं है, डोमेन तो यहाँ पॉजिटिव कर रखा है इन्होंने a की वैल्यू, तो जीरो तो हो ही नहीं सकती, 6 बचा, 6 रख दिया फंक्शन में तो a b की वैल्यू 24 आ गई। 24 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्चुअली, ये है, एंड दैट इज आंसर। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस आप। ओके है ना, जो भी लाग्रांज मल्टीप्लायर वाला मेथड भी यहाँ लगा सकते हो आप। क्या करते हो लाग्रांज मल्टीप्लायर में, फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम कांस्टेंट, उससे भी करोगे तभी यही आंसर आएगा। जिन लोगों को आइडिया है कि लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, यू ट्राई दिस वे, तब भी आंसर 24 आएगा उस मेथड से भी। आइए इस पर ट्राई करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द e की पावर x प्लस e की पावर x, बच्चों वाला क्वेश्चन है, dx। देख के आपको डर लगेगा, बताइए आंसर आप लोग। Sir, e raised to the power x को भी ले लेंगे। हाँ, तो सिंपली इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x dx। इसको t ले लो आप सिर्फ, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं t ले लेता हूं e की पावर x को तो dt हो जाएगी e की पावर x dx, राइट। तो अब ये मेरा क्वेश्चन, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, ये और ये मिलके dt हो जाएगा और ये e की पावर t हो गया। अब देखो जब वेरिएबल चेंज करो तो लिमिट भी चेंज करो साथ में। तो मेरा x है माइनस इंफिनिटी से 0, मैंने t नाम दिया है e की पावर x को, तो बताओ x जब माइनस इंफिनिटी के इक्वल है तो t किसके इक्वल होगी, 0, e की पावर 0, तो ये 0 हो गया आपका। जब x 0 के इक्वल है, t किसके इक्वल है, 1। सो नाउ योर क्वेश्चन रिड्यूसेस टू दिस, और ये सब लोग जानते हैं e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, so upper limit minus lower limit, so e minus 1 is the answer। तो ये किस मेथड का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये है। आओ आगे देखो, mod a less than 1, mod b less than 1, then the sum of the series, इस सीरीज की वैल्यू में से किसके इक्वल आएगी ये बताओ। सर मेरा सी ऑप्शन आया। सी आया, ओके। बाकी लोग,
अगर फिर से कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे अप्रोच होते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आप जो देख रहे हो मेरा अप्रोच देख रहे हो सकता है आपका अप्रोच अलग हो, एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट, और उससे हो सकता है आप मुझसे कम टाइम में सॉल्व कर लो, कहीं ज़्यादा टाइम भी लगेगा, लेकिन जो आपके अप्रोच है वो एग्जाम में वही काम आएगा। तो जैसे आपको जो नहीं आता है, जो मैं बता रहा हूँ, तो आप कैसे सीखोगे? उन क्वेश्चंस को आप 2-4 बार खुद से सॉल्व करोगे। जैसे आपको डाउट है, आप क्लास में डाउट पूछा, अब मैंने वो सॉल्व करा दिया, अगर आपने उसको सॉल्व नहीं किया तो आप फिर भूल जाओगे। अगली बार जब वो मिलेगा 2 महीने बाद या एग्जाम में, तो आप फिर से नहीं कर पाओगे जैसे क्लास से पहले नहीं कर पाए थे। तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में तब फिट होगा जब वो क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है उसको रिपीटेडली टाइम बाय टाइम सॉल्व करते रहो, ताकि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाए। तो वैसे क्वेश्चन जब फ्यूचर में मिले तो क्विकली आपको आइडिया है कि ये ऐसे होगा। अदरवाइज जैसे पहली बार फंसे थे, सॉल्यूशन देखने के बाद भी 2 महीने बाद तुम्हें फिर फंसोगे, क्योंकि तब तुम भूल चुके होगे। सो उन क्वेश्चंस को तुम कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो एक जगह कलेक्ट कर सकते हो, जब रिवीजन कर रहे हो एंड में, तो जिन जिन क्वेश्चन में आपको शुरू में डाउट आए थे वो सॉल्व करके देख लो एंड में। अगर आप वो सब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे, मतलब इस प्रोसेस में आपने उतना कुछ सीख लिया एक्चुअली। ये चीजें बच्चा कई बार मैं देखता हूँ क्वेश्चन पूछता है, मैंने सॉल्यूशन बता दिया, भूल गया, 2 महीने बाद वही बच्चा वही क्वेश्चन फिर पूछ रहा है। चलिए देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंट अप्रोच हो सकता है इसका, एक तरीके से मैं ट्राई करता हूं। देखो कहीं कहीं सीरीज एक्सपेंशन यूज होगा इसमें। सर एक बार सारे क्वेश्चन का जनरल आइडिया दे देंगे, टाइम के बाद लोग कल सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आएंगे, ये भी सही है। तो अभी टाइम कितना बचा है? 15 मिनट है। मैं बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। हिंट, आप सॉल्व करके आओ, जब अगली क्लास होगी इसकी तो उस दिन हम लोग, कल तो इसी का टर्न है ना, उसमें अगर शेड्यूल की बात करें तो हम हाँ, तो कल इसको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ये काम कर सकते 2 दिन लगातार, चलो कोई बात नहीं, है ना। एक भी तरीका हो सकता है 2 दिन लगातार करते, लेकिन चलो जो हो गया ठीक है, थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो चलो, तो अभी क्या करते हैं, इसमें क्या करना है? देखो एक तो तरीका मुझे समझ आ रहा है कि पहला टर्म को कलेक्ट कर दो, जैसे 1 b b स्क्वायर बी क्यू एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म सबका ओपन कर दो, मतलब पहला टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लो, उसका एक सीरीज एक्सपेंशन लिख लो, लगता है प्लस। अब क्या होगा, यहाँ दूसरा टर्म क्या है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, ओके, तो वैसे कर करके चलता रहेगा एक्चुअली। यहाँ दूसरा टर्म क्या है, ए बी, यहाँ दूसरा टर्म क्या है, ए बी स्क्वायर, उसमें दूसरा टर्म रहा होगा ए बी क्यूब, फिर ए बी 4, तो ए भी कॉमन ले सकते हो, फिर एक एक्सपेंशन यूज हो जाएगा। फिर तीसरा टर्म यहाँ जैसे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगले में आएगा क्या आएगा तीसरा टर्म, ए स्क्वायर बी क्यूब, है ना, ए स्क्वायर बी 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे सो ऑन ऐसे चलता रहेगा वो, फिर सबका एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा तुम्हें, उस तरीके से देख सकते हो। समझ पा रहे हो? सेकंड स्टेज b में एक b मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करके करें किसमें? इसको इस मान लेते हैं। अच्छा, वैसे भी कर सकते हो, ओके। अच्छा, ये वो नहीं ऐसे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक तो नहीं है, अरिथमेटिको ज्योमेट्री पता है a1 a हाँ इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तुम ये कह रहे हो इसको क्या b से मल्टीप्लाई कर दे? यस सर। फिर घटा दे इसमें से, वो भी कर सकते हो, तो उससे कुछ टर्म रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज आल्सो वन पॉइंट। डायरेक्टली नहीं कर सकते, जैसे 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये एक अलग सीरीज हो गई। हाँ उसके बाद a कॉमन लिया, b प्लस बी स्क्वायर में a स्क्वायर कॉमन लिया, b स्क्वायर, मतलब जो a पे पावर है वो b पे पावर है, वहीं से सीरीज स्टार्ट। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, 2 बार सीरीज बनेगी वहां पे, वैसे भी कर सकते हो आप। सो वैसे भी हो जाएगा, पहला टर्म दूसरा टर्म सो ऑन चलता रहेगा, तो एक b भी है ना, फिर a, हाँ अब सही कह रहे हो, उससे भी हो जाएगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन का डिफरेंट अप्रोच हो सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। सो आपके अप्रोच, मेरे अप्रोच, किसी और के अप्रोच, सबके अप्रोच अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर सबके सेम आएंगे। इसलिए आपको सीखना है खुद से ट्राई करके, तो उससे ये फायदा होगा कि एग्जाम में वो चीजें क्विकली आपको याद आएंगी, है ना, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। सो ये ट्राई इन ओन वे, अपने तरीके से ट्राई करो। देखो मैं आगे बता देता हूँ, इसमें क्या पूछा है कि सपोज P is set of different terms obtained in the expansion of a plus b dot 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 z square. Q is the set of different terms obtained in the expansion this. अच्छा ठीक है, सो यहाँ 26 नंबर्स हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अप टू z स्क्वायर एंड फिर 2ab 2bc 2c, इस तरह जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, उनके पूरा टर्म्स का
डिफरेंट टर्म्स का ये सेट है P में। अब Q क्या है? सेट ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑब्टेन्ड इन एक्सपेंशन दिस a प्लस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी ऐसे ही है, सो ओपन कर लोगे। S क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट्स। ये इसका मतलब बताओ पहले, इस नोटेशन का क्या मतलब समझते हो आप? सर P अपॉन Q। अरे अपॉन ऐसे होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन जीसीडी यहाँ लिखा हुआ है S इज P, इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लैश ना। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड स्लैश? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैकवर्ड स्लैश? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्टिकल लाइन? सेट थ्योरी में है ना? इंटरसेक्शन होगा क्या? नहीं, डिफरेंस माइनस, यस। तो सेट में माइनस को ऐसे लिख देते हैं ये लोग, दिस इज एक्चुअली P माइनस Q, ठीक है ना? तो P माइनस Q को ऐसा लिख देते हैं लोग। सो P माइनस Q, सेट का डिफरेंस ऑफ अ सेट P माइनस सेट Q। इसमें वो एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट ऑफ सेट P विच आर नॉट इन सेट Q, मतलब ये है P माइनस Q सेट। जैसे A माइनस B इवेंट जानते हो ना, ये समझ लो P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ये मतलब है इसका। सो दिस थ्री आर सेम थिंग, है ना? सो ये है डिफरेंस माइनस, ये है अपॉन, मतलब आप ऐसा समझो माइनस, दिस इज द माइनस डिफरेंस, ये है डिवीजन, ये वाला साइन है डिवीजन का, अपॉन का, है ना? P अपॉन Q वैसा तो सेट का डिवीजन हालांकि होता नहीं है, नंबर्स का, x अपॉन y रैंडम वेरिएबल है तो वैसा हो जाएगा x माइनस y, x अपॉन y, और ये होता है x गिवन y। तो ये जो साइन है गिवन का है ना, जो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, इवेंट a गिवन इवेंट b, तो ये गिवन का नोटेशन है, ये डिवीजन का है, अपॉन का, ये डिफरेंस का है, ठीक है? तो माइनस एक्चुअली। तो कार्डिनलिटी ऑफ s पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। यस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। आपको देखना है कि S सेट में कितने एलिमेंट है, तो P माइनस Q जो सेट आएगी उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, ये देखना है आपको। तो देखो ये इजी है, तो मुश्किल नहीं है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तुम काउंट कर सकते हो बिना एक्सपैंड किए, समझ रहे हो ना? जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें टर्म्स काउंट कर सकते हो, देखो कितने हैं, लेकिन ध्यान रखना है 2 है, वेरिएबल नहीं है, तो टर्म्स कुछ कम आएंगे, सो यू हैव टू जस्ट काउंट द टर्म्स। उसके बाद देखना है क्या है। अब ये क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी आपने जैम में भी पढ़ा, 11 12 में भी था। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 4 पे, तो बताओ क्या होगी वैल्यू? तो जस्ट कॉन्टिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन के इक्वल कर दो। यहाँ क्या है? कंसीडर द मैट्रिक्स दे रखा है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ m, इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो ये बताओ जैसे कहीं पे है log y बेस x और कहीं पे है log x बेस y, इन दोनों में क्या रिलेशन है? रेसिप्रोकल। हाँ, मतलब दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? मतलब उल्टा कर लो, इसको नीचे ले आओ, तो log y बेस x इज इक्वल टू 1 अपॉन log x बेस y, रेसिप्रोकल, ठीक है ना? तो उससे रिलेशन देख सकते हो, बाकी ऐसे ही है, तो इसको तुम 1 अपॉन लिख सकते हो, पर चेक कर सकते हो, तो यू कैन ट्राई। तो ये लॉग के कॉन्सेप्ट पे, लॉगरिथम का बेसिक है ना। तो JEE वाले में देखोगे पूरा एक चैप्टर है JEE के लॉग पे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज जिसके होते हैं, सो दैट यू कैन स्टडी। ये लॉग दिस आर इन AP, तो आसान है, लॉग दिस एंड 1 आर इन AP, 3 नंबर AP में है, तो 2 टाइम्स b बराबर a प्लस c, तो उससे आ जाएगा। आगे क्या है? 11वां में fx विद अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट, कोई एग्जांपल ढूंढ लो जो सेटिस्फाई कर रहा हो इसको, इससे काम आसान हो जाएगा। एंड 1 रूट ऑफ fx बराबर 0 इज -1, ये भी बता दिया कि फंक्शन का एक रूट -1 है, तो मतलब fx क्वाड्रेटिक है, तो हो सकता है x प्लस 1 टाइम समथिंग हो, उस तरह से। देन द सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, ट्राई करके देखो, आसान है। fx विद अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन 0 पाई, ये डोमेन है इसका। अब f पाई 2 दे रखा है, fx प्लस f डबल डैश x sin x dx 0 से पाई में 5 के इक्वल है, तो पूछ रहा है कि f0 बताओ। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो जहां f पाई 2 के इक्वल है, एक एग्जांपल लो जहां f पाई 2 के इक्वल है, एनी एग्जांपल यू टेक जहां f पाई 2 के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल कोई बताओ फंक्शन एक बना सकते हो ना तुम, दूसरा एग्जांपल बना लो। So fx you can take 2 upon pi into x. For example this.
इसने कहा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 से पाई में, सो कॉन्टिन्यूअस है 0 से पाई में, यस लीनियर फंक्शन है ये, और पाई रखोगे x को तो 2 हो जाएगी, दिस इज द एग्जांपल। अब यहाँ लेकिन कंडीशन ये भी है, ये चेक करना पड़ेगा, तो जो भी गिवन कंडीशन वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यही चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वाली जो फंक्शंस हमने लिया है क्या ये सेटिस्फाई कर रही है। अगर इसको सेटिस्फाई करे तभी ये सूटेबल एग्जांपल होगा, अदरवाइज ये सूटेबल एग्जांपल नहीं होगा, क्योंकि सूटेबल एग्जांपल वो होता है जो सारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसको सेटिस्फाई करने लिया तो, लेकिन ये अगर इसको सेटिस्फाई करे तब सूटेबल एग्जांपल होगा, अदरवाइज दूसरा अप्रोच भी होगा हमारे पास। तो F0 आपसे पूछ रहा है ना, तो चेक करना पड़ेगा आपको। XY डिस्टिंक्ट इंटीजर है 1 से 25 के बीच, अच्छा x और ये पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस वाई डिविजिबल बाई 5, ट्राई करो, बेसिक है। z log 2 log 2 log 4, दिस ये बेसिक प्रॉपर्टी log पे है, और यहाँ बैग कंटेन 4 रेड 6 ब्लैक बॉल, और बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग, इट्स कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड this ball along with 2 additional balls of the same color is returned to the another ball is drawn from random where this अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट, अभी मैं चूंकि 11 12 बेसिक पढ़ा रहा हूँ जैम वालों 25 वालों के लिए, दिस इज एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो दिस इज, तुम जाके चाहो तो एनसीईआरटी का पीडीएफ खोलो, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता देता हूँ कहाँ का क्वेश्चन, अभी कल ही मैंने कराया है क्वेश्चन। तो ये चैप्टर नंबर 13 है क्लास 12 के एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज है 13.4, क्वेश्चन नंबर है पूछा गिवन है कुछ, अनदर बॉल ड्रॉन फ्रॉम दिस, क्वेश्चन नंबर 1 जाके तुम चेक कर लो, चैप्टर 13 क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1, सेम कॉपी पेस्ट, यू जस्ट वेरीफाई। ओके, तो ये 13.4 एक्सरसाइज जो है वो बेस थ्योरम एंड उस पे है, टोटल प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, हालांकि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, एक कॉइन को 100 टाइम टॉस किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑफ टेल्स, ऑड नंबर ऑफ टेल्स है ना, तो मतलब नंबर ऑफ टेल्स या तो 1 3 5 7 100, देख लो ट्राई करके। तो अगर मैं बात करूं गेटिंग ऑड नंबर ऑफ टेल्स, x इज नंबर ऑफ टाइम्स ऑड नंबर कम्स, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स ऑड नंबर, बताओ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रायल इज 100, बाइनोमियल 100 p सब p टर्म निकालेंगे, नहीं ऑड, एक कॉइन पे a fair coin is tossed 100 times, find the probability of getting odd number of tails, तो टेल एक टॉस पे टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फिर तो ये 1/2 हो गया, अरे बाइनोमियल x 100/2, सॉरी 100,1/2, अब निकालो इस पे प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 एंड सो ऑन, मतलब समेशन प्रोबेबिलिटी x बराबर 2n प्लस 1 या 2k प्लस 1, k फ्रॉम 1 से लेके, नहीं यहाँ क्योंकि मैं 2k लिख रहा हूँ तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से लेके और कहाँ से जाना पड़ेगा 50 तक, नहीं 50 49 तक, तो 0 to 49 निकालो इसको आराम से, यहाँ कहीं ना कहीं एनसीआर की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर इसको ऑरिजिन अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं क्योंकि n लार्ज है, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे आंसर आपके अप्रोक्सीमेट आएंगे e की पावर में समथिंग, तो आपको अप्रोक्स ये एग्जैक्टली एक्चुअली n लार्ज है, बट इसका आंसर ऑरिजिन का x इक्वल टू ऑड e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर कुछ है, एक रिजल्ट याद नहीं आ रहा है वो। हाँ मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या आंसर मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर देता हूँ, देखो जब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 निकालोगे तो ये आएगा 100 c1 हाफ की पावर 100 c3 हाफ की पावर 100, और ये जाएगा 100 c99 हाफ की पावर 99, सॉरी हाफ की पावर 100, ये इसका एक्सप्रेशन है, x बराबर 1 x बराबर 3 x बराबर 99, सब में कॉमन है हाफ की पावर 100।
अब मुझे कोई समझाओ 100C1, 100C3, 100C5, 100C99, इसका सम क्या होता है? 2 की पावर 100/2 इंटू हाफ की पावर 100, एक कॉमन ले लिया, तो कितना आया? ये खत्म, 1/2 इज द आंसर, खत्म। तो क्या किया मैंने, आपको पता है ना NC 0 से लेके NCN तक का सम क्या होता है? 2 की पावर n। तो ये सब ऑड कोएफिशिएंट लिए हुए हैं मैंने, तो यहां मैंने क्या यूज किया है? 2 की पावर n/2। ऑड r वाले NCR, r from 0 to n is 2 की पावर n, so when r is odd उसका सम 2 की पावर n/2, r is even 2 की पावर n/2, वही यूज किया मैंने, चेक करो, ट्राई करके आओ। तो मैंने 16 तक आपको डिस्कस किया। अब अगर आप अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट आंसर, वो e की पावर समथिंग में आएगा जो आप सही कह रहे हैं, वी कैन यूज, बट आपको देन चूज करना पड़ेगा विच इज द नियरेस्ट आंसर, ये चीज है, क्योंकि वो फिर अप्रोक्सीमेट करके नियर आंसर आएगा, बट दिस इज एग्जैक्ट आंसर। चलिए, तो बाकी आप ट्राई करके आइए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो कल मैं इसी क्लास लूंगा, कल शेड्यूल के हिसाब से। तो ये आपका होमवर्क आज का है, ये जो QMA 2024 जो वेबसाइट पे अपलोडेड है वो आपको सॉल्व करके आने हैं, मतलब 2023 का पार्ट 1 पेपर जो है ये सॉल्व करके आइए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे डाउट 6 to 8 में ही। हाँ सर, पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है, ग्रुप में एक बार सेंड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, डाउनलोड यहाँ तो हो गया है, तो ठीक है भेजता हूँ। हाँ जी, सर आप पहले स्टेट का मतलब चाहिए QMS का 1 by 1। हाँ शान जोर से बोलो थोड़ा। सर मैं कह रहा हूँ M स्टेट का फॉर्म भरना चाहिए QMS का। देख लो आपको किस में इंटरेस्ट है और कौन से आपको क्वालिफाई करना आसान लगता है। दिस पेपर इज इजी टू क्वालिफाई, वेरी इजी टू क्वालिफाई, क्योंकि इसमें 11 12 का कॉन्सेप्ट है और बच्चे भी मुझे लगता है कम होंगे कंपैरेटिव टू एम स्टैट्स, या ज्यादा भी होंगे तो वो आपके डोमेन के बच्चे नहीं होंगे ना, मतलब यहाँ तो जनरल सबके लिए है, कॉमन सिलेबस है। सो आप देख लो आपको क्या इंटरेस्ट है। एम स्टैट्स हैज मच मोर स्कोप देन दिस एग्जाम, लेकिन वो ऐसे बहुत डिफिकल्ट भी है, फिर ये देखना है आपको। सर लास्ट डेट है ना इसकी शायद शायद सेकंड अप्रैल सर बढ़ गया बढ़ गया है, अच्छा 2 अप्रैल कर दिया है, ओके। सर इसमें भी इंटरव्यू होगा, इसमें 2 पेपर 1 इंटरव्यू होगा, इसमें भी एमएस QMS वाले में। हाँ लेकिन ये भी देखो ISI में एडमिशन लेना बड़ी बात है। अगर आप ISI में एडमिशन होता है दिस इज गुड थिंग, बिकॉज ISI इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, है ना। उसके बाद आपको आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे वहां जाने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहां पहुंच जाओगे, देन उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसके बाद आपको दिखेंगी जो आपको अभी पता नहीं होगा, जो कोई बताएगा शायद बहुत ज्यादा समझ भी नहीं आएगा। ये है, जब आप वहां जाओगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, आप फॉरेन जा सकते हो PhD के लिए, बहुत सारे जॉब स्कोप्स रहते हैं और बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज आएंगे जो इस लेवल पे आपको नहीं दिखेगा। बट द थिंग इज आगे बढ़ना जरूरी है लाइफ में, चाहे कोई भी कोर्स में लो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। इंस्टेड ऑफ 2-3 साल का गैप ले, इट्स बेटर टू टेक द एडमिशन, जहां आपको एडमिशन मिल रहा है एडमिशन लो, आगे बढ़ो। आगे हर फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और इट इज योर एबिलिटी कि आप कहाँ पहुंचोगे। इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, मैं फिर बता रहा हूँ। IIT से लोग पढ़ के तुम देख रहे हो जहां तहां भटक रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि कोई IIT पहुंच गया, ऐसे पहुंच, इट इज आपका माइंडसेट है, आपके एम्बिशंस हैं, वो डिसाइड करेगा आप लाइफ में कहाँ पहुंचोगे, इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। सो आपके उस तरह से आप आगे बढ़ो लाइफ में, जहाँ एडमिशन मिल रहा है लो। आप देखो आपकी कैपेबिलिटी, सिलेबस, इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट कहाँ मैच कर रहे हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ो, है ना, विदाउट कंपेयरिंग विद अदर। कई बार लोग कंपेयर करके डिसीजन लेते हैं, दिस इज रॉन्ग। उससे क्या होगा, लॉन्ग रन में आप फिर पछताओगे कि उसने ये किया मैं भी यही करूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है क्यों करना है, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, ये चीज है, ठीक है। तो उसके हिसाब से डिसीजन लो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है। एम स्टैट्स करना है तो उसके लिए वो फॉर्म भरो, ये करना है इसके लिए ये फॉर्म भरो। सेम टाइम सेम डे में एग्जाम है तो एक ही दे पाओगे। तो आप पेरेंट्स से बात कर सकते हो, खुद से पूछ सकते हो आप, है ना, खुद के साथ डिस्कशन करके कि क्या बेटर है हमारे लिए। दोस्तों से बात कर सकते हो, जो लोग हैं उनसे बात कर सकते हो, ये है। बाकी क्योंकि मैं ऐसे बताएं सर ये करो ये ना करो, क्योंकि मुझे लगता है आपके अपने इंटरेस्ट है, अपने एम्बिशंस हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लो, ठीक है। सर टाइमिंग यही रहेगा? हाँ टाइम अभी 6 to 8 ही चलेगी। तो कल हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ये जो MS QMS का पेपर है इसी का हम डिस्कस करेंगे। ये आपको सॉल्व करके आना है, PC दोनों पार्ट है ना, ये A QMA और QMB दोनों डिस्कस करके आओ,
ठीक है ना, QMA QMB दोनों करके आओ, उसके एक बार इसका डाउट देख लूंगा, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। सो इसको कंप्लीट किया 2023 जो पेपर भेज देता हूँ ग्रुप में। तो अभी के लिए चलो, थैंक यू एंड गुड नाइट। तो सी यू 12। अच्छा Thank you, sir. हाँ, कल इसी टाइम पे यही क्लास, अभी नेक्स्ट बैच का क्लास लीव कर दो, ठीक है, थैंक यू। आई थिंक कोई पूछ रहा था, अर्सी आप कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं सर, वो मैंने पूछ लिया, मैं मेनली शेड्यूल का ही पूछना चाह रही थी। ठीक है, ओके। ये 6 to 8 ही चलेगी, बैच यही टाइम रहेगा 6 to 8, मतलब 6 डेज क्लासेस हैं, 2-2 दिन, तीनों अलग अलग एग्जाम का। तो वो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा कल किसकी क्लास होगी। ओके सर, इसका ग्रुप, हाँ ग्रुप बना दीजिएगा। हाँ, मतलब उसी में करते हैं, मैं भेजता हूँ और इसमें हो जाएगा। सर इसका रिकॉर्डिंग जो है सर वही सीयूटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा? नहीं, इसका अलग बैच बोलेगा, जो अभी मैंने कराया, मैं आपको बताया था, अभी देखो यहाँ पे शेड्यूल है। सो CUET वाला जो बैच था वो एक्चुअली बैच 7 था। मैं एक्चुअली पढ़ाता हूँ, मैं सेगमेंट में बांट के, ताकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, एक ही जगह हजारों वीडियो हो जाएंगे फिर। सो एक्चुअली जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपका बैच नंबर दिस, अभी मैं ये डिस्कस किया, दिस बैच 11। सो आपको इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा बैच 11 में, उसका अभी मैं ऐड करूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा मैं ये। सो ये जो QMS वाला कोर्स है ये बैच 11 है, ठीक है। तो बैच 11 का नाम से आपको लिंक आएगा क्लास का, और उसकी रिकॉर्डिंग का प्लेलिस्ट भी आपको इसी नाम से मैं अभी ऐड करूंगा, ठीक है। ओके ठीक है सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी, पूछिए। हाँ, HCU के लिए आपको क्या लगता है CUET PG की क्या कट ऑफ रह सकती है? HCU बहुत ज्यादा डिमांडेड एग्जाम नहीं है, अभी कुछ बच्चों से पूछा भी था, वहाँ जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं वो बहुत खुश भी नहीं है हमारे कोर्स से, मुझे लगता है बहुत अच्छी वो नहीं करा रहे, बट स्टिल कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी मुझे लगता है। इसके लिए आप टेंशन मत लो, रिजल्ट आने दो, उसके हिसाब से है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है। पेपर डिफिकल्ट था, तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछले साल अगर 100-120 तक भी एडमिशन हुए हैं 400 मार्क्स पर, इसके बावजूद और पेपर उतने डिफिकल्ट भी नहीं थे, तो इस बार क्योंकि 300 मार्क्स का ही हुआ है और पेपर डिफिकल्ट भी थे, सो मतलब मुझे लग रहा है 70, 80, 90 तक भी एडमिशन होगा, 70, 80 पे भी एडमिशन हो सकता है, जो जनरल, इवन जनरल वालों की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट राउंड तक, क्योंकि इसमें कई राउंड में आते हैं ना। फर्स्ट राउंड हो सकता है आपको 100+ का रहे कट ऑफ फॉर एग्जाम्पल, सेकंड थर्ड राउंड जो आएंगे तो उसमें आपको 70, 80, 60 मार्क्स पे भी एडमिशन मिलेगा। जैसे आप लास्ट राउंड तक टिके रहो उसमें एंड देखते रहो क्या अपडेट्स हैं, उसके हिसाब से आप एडमिशन लो। ये अगर आप जिनके मार्क्स अराउंड 70, 80, 90, 100+ है, वो तो श्योर ही एडमिशन होना है, 100+ अगर आपके बन रहे हैं तो, ठीक है। जी हाँ, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, वो अभी न्यू लिंक नहीं आएगी, मैं लिंक भेजूंगा, इसी में चलेगी अभी। हाँ, थैंक यू, चलो ठीक है। जो